हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांत एकेडमी। आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 की सिविक्स में, जो एनसीईआरटी सीरीज हमारी चल रही है सिविक्स के लिए, पॉलिटी के लिए। उसमें हम 6th क्लास की एनसीईआरटी में पहुंच चुके हैं चैप्टर 4 पे, जो यूनिट 2 का पार्ट है। और यूनिट 2 थी हमारी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का 2nd पार्ट है की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये लोकतांत्रिक सरकार के की एलिमेंट्स क्या है वो पढ़ेंगे। In this chapter, you will read about some of the key elements that influence the working of democratic government. These include people's participation. और वो key elements क्या हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं। वह people's का participation, किस तरीके से लोग participate करते हैं गवर्नमेंट में। रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात है, कोई झगड़े की बात है, उसको रेजोल्यूशन कैसे होता है, उसका समाधान कैसे होगा। और इक्वालिटी एंड जस्टिस, समता और न्याय हम किस तरीके से सुनिश्चित करेंगे, वो सब हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काम करती है, लोकतांत्रिक सरकार किस प्रकार से काम करती है, उसमें लोग किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, वो सब हम देखेंगे। और ये देखते हैं, ये वर्ल्ड मैप आप देख रहे होंगे, इसमें 2 कंट्री का जिक्र है, एक इंडिया का, एक साउथ अफ्रीका का। और साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने साउथ अफ्रीका की समस्याओं को हल किया, क्या समस्याएं वहां पे एग्जिस्ट करती थी जब वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था, किस तरीके से वहां के लोगों ने स्ट्रगल किया, कितनी जानें गंवाई, क्या सेक्रीफाइस, क्या बलिदान किया, देखते हैं। साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री दैट हैज पीपल ऑफ सेवरल रेसेस। अनेक रेसेस के, अनेक प्रजातियों के लोग वहां पे रहते थे, जैसे कि ब्लैक पीपल जो साउथ अफ्रीका से ही बिलोंग करते थे, और व्हाइट जो श्वेत जिसको बोलते हैं, अश्वेत लोग जो थे वो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे, और श्वेत लोग जो थे वो सेटल होने आए थे। और इंडियंस भी कहां से आए थे, मजदूर के तहत और ट्रेडर्स के तहत, व्यापारी या फिर मजदूर, उसके थ्रू साउथ अफ्रीका में बसने गए थे। माया नायडू एक 11 साल की लड़की है जो साउथ अफ्रीकन गर्ल है, लिविंग इन अ टाउन ऑफ जोहान्सबर्ग, was helping her mother clean up her old boxes। अपने पुराने बॉक्सेस को वो साफ कर रही थी। उसी दौरान उसको क्या मिला, एक स्क्रैप बुक मिली। स्क्रैप बुक क्या होती है कि उसमें अलग अलग फोटोज हो सकते हैं, उसमें अलग अलग पिक्चर्स हो सकती हैं, वो सब स्क्रैप बुक आप भी बनाते होंगे। स्क्रैप बुक पेपर की कटिंग करके चिपका के एक स्क्रैप बुक बन जाती है, फुल ऑफ पिक्चर्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। उनमें क्या था कि कुछ स्कूल बॉय की, कुछ यंग स्कूल बॉयज की फोटो भी थी जो कि 15 साल की एज के रहे होंगे। When she asked her mother who the boy was, कि ये लड़का कौन था, she was told that he was called Hector Peterson। हेक्टर पीटरसन उस लड़के का नाम था। और क्या हुआ था उस लड़के के साथ वो भी देखते हैं। He had been shot by police, उसको पुलिस ने मार दिया था। तो माया इस बात पे शौक हो गई। क्यों, उसने पूछा। उसकी मदर ने उसको एक्सप्लेन किया कि जब साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड का जो लॉ था, जो रंगभेद कानून था, उसके तहत जो कार्रवाई चलती थी, रंगभेद कानून के तहत क्या होता था कि गोरे लोग अच्छी जगह सेटल होते थे, और जो अश्वेत लोग थे उनको किसी गंदी जगह सेटल किया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। ट्रेन, बस, कार की सुविधा नहीं थी जो श्वेत लोगों को थी, जो व्हाइट पीपल्स को थी। वो भेदभाव जो थे उसकी वजह से क्या हुआ, अपार्थाइड का मतलब समझते हैं कि जो रंगभेद का कानून है उसका मतलब क्या था कि सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। जो अलगाववाद था किसके बेस पे था, रेस के बेस पे, नस्ल के बेस पे। साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू, जो साउथ अफ्रीका के लोग थे वो कितने उसमें डिवाइड थे, कितनी नस्लों में डिवाइड थे। भेद उनके साथ जो हो रहा था, जो अलगाव था वहां पे, वो किसका था, व्हाइट लोग अलग रहते थे, ब्लैक, इंडियन और कलर्ड रेस और अन्य प्रजातियां वहां पे थी। कानून के अनुसार क्या था कि दीज रेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विद ईच अदर, लिव नियर ईच अदर और इवन टू यूज कॉमन फैसिलिटीज। जो अपार्थाइड कानून था, रंगभेद जो कानून था, उसके तहत वो नस्ल आपस में, वो अलग अलग जो नस्ल के लोग थे, कुछ श्वेत थे, कुछ अश्वेत थे, कुछ भारतीय थे और कुछ अन्य नस्लों के थे, वो क्या होता था, उनको मिंगल नहीं, एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते थे, एक दूसरे की फैसिलिटीज यूज नहीं कर सकते थे जो कॉमन फैसिलिटीज थी, साथ ही साथ एक दूसरे के आसपास भी नहीं रह सकते थे। माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स, अपने कानों पे माया को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी होता था। माया's mother sounded angry when she spoke about life under apartheid। उसकी माता, माया की जो माता थी, वो सोच के गुस्सा हो गई कि उस जमाने में किस तरीके की लाइफ उनकी हुआ करती थी।
उसने माया को बताया कि उन दिनों क्या होता था, वो सब देखेंगे कि उन दिनों हॉस्पिटल्स भी जो थे वो सेपरेट हुआ करते थे, एम्बुलेंस भी सेपरेट हुआ करती थी। जो श्वेत लोगों के लिए जो एम्बुलेंस थी उसका यूज अश्वेत लोग नहीं कर सकते थे। बस और ट्रेन भी अलग अलग हुआ करती थी, इवन बस स्टॉप तक भी अलग अलग हुआ करते थे। जो अश्वेत लोग थे वो, उनको वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। एंड बेस्ट लैंड इन द कंट्री, जो सबसे अच्छी जमीनें जो थी देश की, वो किनको दी जाती थी? श्वेत लोगों, व्हाइट लोगों को। और जो काले लोग थे या अश्वेत लोग थे, उनको क्या दिया जाता था? जो वहां पे खराब सी लैंड थी। और उन दोनों को, जो श्वेत थे और जो अश्वेत थे, उनको आपस में इक्वल भी नहीं समझा जाता था। वन ब्लैक टाउनशिप वाज साउथ वेस्टर्न टाउनशिप, स्वेटो। एक वहां पे जो अश्वेत लोग थे उनके लिए टाउनशिप थी जिसका नाम था स्वेटो। हेक्टर पीटरसन लिव्ड हियर। जो हेक्टर पीटरसन जिसकी बात माया ने छेड़ी थी, वो उसी बात के ऊपर जाते वो वहीं पे रहता था। His classmate joined the protest against learning the African language. जो अफ्रीकन लैंग्वेज थी, अफ्रीकांस लैंग्वेज जो है, उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट करने जाता था कि हमें ये अफ्रीकांस लैंग्वेज नहीं सीखनी। उसको क्या से लैंग्वेज सीखनी थी? उसकी भाषा, अपनी भाषा। उसको अपनी भाषा सीखनी थी और उसकी अपनी भाषा क्या थी? जुलू। अपनी भाषा उसको सीखनी थी क्योंकि अफ्रीकान जो लैंग्वेज थी उसको बोलते थे वाइट। जो श्वेत लोग थे अफ्रीका में इस लैंग्वेज का यूज करते, इसको बोलते थे अफ्रीकांस। और हेक्टर की जो लैंग्वेज थी, हेक्टर पीटरसन की, वो लैंग्वेज थी जुलू। तो वो चाहते थे कि उनको स्कूल में जुलू सिखाई जाए। द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप द प्रोटेस्टर्स मर्सीलेसली। बिना दया के उन प्रोटेस्टर्स को पीटा गया और उनको गोली मार दी गई, क्राउड के ऊपर गोली चला दी गई। इसी में से एक बुलेट जो है वो किसको लगी? हेक्टर को, जिससे हेक्टर मर गया। कब मरा? 16 जून 1976 को। कितने साल पहले की बात है? लगभग 50 साल पहले। The African National Congress, a group of people who led the struggle against the apartheid and their most well-known leader, उनका जो सबसे बढ़िया लीडर था, सबसे बढ़िया नेता जो था वहां पे उभर के आए, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया इस रंगभेद कानून के खिलाफ, और जो बाद में चल के साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने और जिनको भारत में भारत रत्न भी मिला, वो कौन थे? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जी का योगदान अफ्रीका के जो इतिहास को शेप करने का रहा। अफ्रीका की जो अपार्थाइड के खिलाफ, रंगभेद कानून के खिलाफ जो लड़ाई रही, उसमें वही योगदान नेल्सन मंडेला ने, जिस प्रकार हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी ने योगदान भारत में दिया, उसी तरीके का चरित्र, उसी तरीके की संघर्ष, बल्कि उससे भी ज्यादा संघर्ष नेल्सन मंडेला जी ने अफ्रीका में किया। फॉर द अपार्थाइड सिस्टम फॉर सेवरल ईयर्स, काफी सालों तक। और आखिरकार सक्सेस कब मिली? 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लागू हुई, लोकतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक देश वो बना, जहां पे सभी नस्ल के लोगों को बराबरी का अधिकार मिला और सभी नस्ल के लोग बराबर समझे गए। अब वहां पे श्वेत और अश्वेत के बीच में भेदभाव जो था वो कानूनी तौर पर खत्म हो गया। और इनमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? नेल्सन मंडेला। पार्टिसिपेशन की बात करते हैं कि लोग, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोकतांत्रिक सरकार है, तो उसमें प्रतिभागी कैसे बनेंगे, पार्टिसिपेट कैसे करेंगे। लेट्स सी, व्हाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शन? हमारे पास जो रेगुलर इलेक्शन होते हैं, क्यों होते हैं, वो पढ़ेंगे। यू हैव ऑलरेडी रीड इन प्रीवियस चैप्टर दैट पीपल मेक डिसीजंस इन अ डेमोक्रेसी। पहले पता है कि लोकतंत्र की अगर मैं बात करूं तो वहां पे फैसले कौन लेता है? लोग ही लेते हैं। किस प्रकार लेते हैं वो जानेंगे। पहला जो फैसला लेते हैं, जो डायरेक्ट जो एक फैसला हम देख सकते हैं प्रोसीजर के हिसाब से, जो लोकतांत्रिक सरकार का एक प्रोसीजर है कि जब हम इलेक्शन में वोट डालते हैं, वोटिंग इन इलेक्शंस पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम। अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपने चुनते हैं प्रतिनिधि, और वही प्रतिनिधि हमें रिप्रेजेंट करते हैं संसद में। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स टेक डिसीजन, वो फैसला लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, लोगों के बिहाफ पे वही रिप्रेजेंटेटिव्स डिसीजन लेते हैं। इन डूइंग सो इट इज अज्यूम्ड दैट दे विल कीप इन माइंड, और ऐसा समझा जाता है कि जब वो फैसले ले रहे हो, कानून बना रहे हो, कानून को लागू करा रहे हो, तो ऐसा समझा जाता है कि वो किसके इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं? उन लोगों की आवाज, उन लोगों के इंटरेस्ट जिन्होंने उन्हें चुनकर भेजा है। ऑल द गवर्नमेंट आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स पीरियड, बिल्कुल सही बात है। 5 साल के लिए चुनी जाते हैं जनरली इंडिया में। 5 साल के लिए। वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड, और गवर्नमेंट उस पीरियड के लिए ही सरकार ताकत में रहती है। इफ दे वांट टू कंटिन्यू, अगर उन्हें कंटिन्यू करना है पावर में रहते हुए, तो उनको क्या होना पड़ेगा? री इलेक्टेड होना पड़ेगा।
और री इलेक्टेड होने के लिए लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा ताकि इलेक्शन में लोग उन्हें दोबारा से चुने। दिस अ मोमेंट व्हेन पीपल कैन सेंस देयर पावर इन अ डेमोक्रेसी। और यही वो अवसर होता है जब लोग महसूस करते हैं किसी लोकतंत्र में अपनी ताकत को। लोकतंत्र में लोगों की सबसे बड़ी ताकत होती है इलेक्शन। उन्हें अपने लीडर चुनने का अधिकार होता है। इन दिस वे द पावर ऑफ गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शन। और इस तरीके से जो सरकार की ताकत है वो लिमिटेड हो जाती है, एक अनलिमिटेड नहीं रहती। क्यों? क्योंकि लिमिटेड इसलिए क्योंकि 5 साल के लिए चुने जाते हैं। अगर पावर में रहना है तो 5 साल बाद फिर से री इलेक्ट होकर आना पड़ेगा। री इलेक्ट होने के लिए इलेक्शन के प्रोसेस में जाना पड़ेगा, लोग चुनेंगे, और अगर लोग नहीं चुनेंगे तो वो सरकार गिर जाएगी या सरकार नहीं रहेगी, दूसरी सरकार बदल जाएगी। डेमोक्रेसी का एक और तरीका है कि मोनार्की में आपने जनरली देखा होगा कि एक राजा, अगर एक डायनेस्टी का रूल है और दूसरी डायनेस्टी का रूल आना है तो उसके लिए क्या होता है? संघर्ष होता है, खूनी संघर्ष होता है, युद्ध होते हैं, अलग अलग यातनाएं दी जाती हैं। बट अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो यहाँ पे सरकार जब बदलती है तो कोई खून खराबा नहीं होता, केवल इलेक्शन होता है। इलेक्शन ही यहाँ पे युद्ध है, इलेक्शन ही यहाँ पे सब वो यातनाएं, सब कुछ इलेक्शन ही है। इलेक्शन में अगर आपका रिपोर्ट कार्ड अच्छा है तो आप दोबारा सरकार बनाएंगे, रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है तो लोग आपको गिरा देंगे और दूसरे सरकार को ले आएंगे, सरकार बदल जाएगी। तो यू कैन ऑल्सो से दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ सिस्टम वेयर चेंज ऑफ गवर्नमेंट हैपन्स विदाउट एनी ब्लडशेड। बिना किसी खून खराबे के सरकार बदल जाती है। डेमोक्रेसी एक ऐसा सेटअप है। हालांकि कुछ दिनों पहले अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप चले गए और जो बाइडेन जी आए तो वहां पे थोड़ा बहुत हिंसा हमें देखने को मिली, बट वो हिंसा एक निम्न स्तर पर थी, लिमिटेड लेवल की थी। लगता है बोर्ड में कोई खराबी आ गई है। बोर्ड में थोड़ी सी खराबी आई है, देखते हैं अभी। तो हमने जाना कि सबसे बड़ी ताकत जो सरकार की, जो लोगों की है, सरकार के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत लोगों की क्या है? इलेक्शन। इलेक्शन प्रोसीजर से वो क्या कर सकते हैं? सरकार की ताकत को लिमिट कर सकते हैं, लिमिटेड कर सकते हैं कि कोई सरकार अगर री इलेक्ट होना चाहती है तो उनको क्या करना पड़ेगा? अच्छा काम करना पड़ेगा, अच्छा रिपोर्ट कार्ड देना पड़ेगा, तभी लोग उनको दोबारा चुनेंगे, नहीं तो सरकार बदल जाएगी। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन, जो अन्य जो तरीके हैं लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करने के लोगों के द्वारा, वो क्या हो सकते हैं वो हम देखेंगे। इलेक्शंस तो है ही जो 5 साल में एक बार होते हैं, उसके अलावा क्या है? जैसे कि पीपल पार्टिसिपेट बाय द वे ऑफ टेकिंग एन इंटरेस्ट इन वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग व्हेन रिक्वायर्ड। एक तरीका तो है कि सरकार के जो इंटरेस्ट है उनके लोगों के, उसी के तहत सरकार में काम करके, वो भी एक तरीका पार्टिसिपेट करने का। और दूसरा, अगर कभी वो सरकार के काम से नाखुश हो तो उसको क्रिटिसाइज करके। क्रिटिसाइज किस तरीके? जैसे अगस्त 2005 की बात है, व्हेन अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट इंक्रीज द मनी पीपल हैड टू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी के दामों को उन्होंने बढ़ा दिया तो लोगों ने अपना डिसअप्रूवल एक एक्सप्रेस किया शार्पली। दे टुक आउट रैलीज निकाली उन्होंने, और उन्होंने कैंपेन ऑर्गेनाइज किए, जिससे क्या हुआ? गवर्नमेंट ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, डिफेंड करने की कोशिश की अपने डिसीजन को, लेकिन फाइनली क्या हुआ? उनको लोगों की माननी पड़ी, लोगों की बात जो है माननी पड़ी, और जो बढ़ाए हुए दाम थे उनको वापस लेना पड़ा। द गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट्स डिसीजन। उन्हें ये फैसला वापस क्यों लेना पड़ा, क्यों बदलना पड़ा? बिकॉज ऑफ इट इज रेस्पॉन्सिबल टू द पीपल, क्योंकि वो लोगों के प्रति उत्तरदायी है, लोगों के प्रति उसकी जिम्मेदारी है। एक एग्जाम्पल आप और भी देख सकते हैं, जैसे कि किसान आंदोलन हुआ अभी कुछ दिन पहले, लगभग 1 साल तक चला। कुछ बिलों के ऊपर बात थी, 3 बिल थे, 3 फार्म्स बिल थे, उनके ऊपर बात थी। लोगों ने नाराजगी जाहिर की, किसानों ने नाराजगी जाहिर की, बॉर्डर्स पे, दिल्ली के जो बॉर्डर है उनके ऊपर प्रोटेस्ट किया। और इसी के साथ सरकार ने एक्सप्लेन करने की काफी हद तक कोशिश की, उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ मुद्दों पे सरकार से किसान नाखुश थे और कुछ मुद्दों पे सरकार जो थी वो झुकने को तैयार नहीं हुई थी।
स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में क्योंकि सरकार लोगों से है, लोगों के लिए है, लोगों की है, तो लोगों की बात उसको माननी पड़ी और उन्होंने वो फैसला वापस ले लिया। तो वो फैसला जब वापस लिया तो उसी को हम क्या कहते हैं कि लोगों ने बिना इलेक्शन के अपनी पावर को किस तरीके से एक्सरसाइज किया, वो उसमें एक देखने को मिलता है, थ्रू प्रोटेस्ट, थ्रू ऑर्गेनाइजिंग कैंपेन, थ्रू क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना कोई भी अपराध नहीं है। अगर आप उस क्रिटिसिज्म, आपका क्रिटिसिज्म प्रोडक्टिव है, आपका क्रिटिसिज्म एक पॉजिटिव वे में है, निगेटिव वे में नहीं है, तो वो कोई भी प्रकार का जुर्म नहीं है, वो कोई कानून का उल्लंघन नहीं है, वैसा आप कर सकते हैं, आपका अधिकार है। अन्य तरीके देखते हैं। देयर आर मेनी वेज इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज, मेक गवर्नमेंट अंडरस्टैंड व्हाट एक्शन दे शुड टेक। अन्य कुछ तरीके हैं जिनके तहत लोग बताते हैं कि सरकार को किस तरीके से वो फैसले लेने चाहिए थे। दिस इंक्लूड, क्या उसमें इंक्लूड है, जैसे कि धरनास, जो धरना देते हैं वो भी स्ट्राइक का ही एक पार्ट है, रैलीज निकालते हैं, स्ट्राइक करते हैं, कैंपेन करते हैं। थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर ऑल्सो बीइंग ब्रॉट फॉरवर्ड। जो भी चीजें, जो भी बातें अन्यायपूर्ण है, अनजस्ट है, जो अन्याय को अग्रसर करती है, सरकार के कुछ ऐसे फैसले हो सकते हैं जिससे कुछ समाज विशेष, कुछ सेक्शंस नाराज हो सकते हैं, उस नाराजगी को, उस अनजस्ट को ना होने देना, उस अनफेयरनेस को ना होने देना, यही लोगों का दायित्व है। इसी के तहत लोग पार्टिसिपेट किस तरीके से करते हैं, उन एक्शंस को, सरकार के एक्शंस को वापस दिलाने के लिए, कि ताकि ऐसे अनफेयर और अनजस्ट डिसीजन है वो फॉलो ना हो, लागू ना हो। तो लोग क्या करते हैं, धरने देते हैं, रैली देते हैं, स्ट्राइक करते हैं। और जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसमें एक अहम रोल प्ले करता है सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को याद दिलाने के लिए, सरकार के काम लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों की प्रतिक्रिया सरकार तक पहुंचाने में उसका अहम योगदान रहता है। जैसे कि हमारे न्यूज़पेपर्स हुए, मैगजीन्स हुई, टीवी हुआ, प्रिंट मीडिया हो सकता है, और आजकल तो सोशल मीडिया भी अपना रोल प्ले इंपॉर्टेंटली करते हैं। जैसे कि हमारा अभी जो फार्मर आंदोलन, जो किसान आंदोलन हमारा जो हुआ था, उसमें सोशल मीडिया ने एक अहम योगदान दिया था। If a country's people are alert and interested in how the country is run, अगर किसी देश के लोग जागरूक हैं और उन्हें इंटरेस्ट आता है क्या कि कंट्री कैसे रन हो, द डेमोक्रेटिक करेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री विल बी स्ट्रॉन्गर। उस ही देश का जो डेमोक्रेटिक करेक्टर है, जो उसका लोकतांत्रिक चरित्र है, वो ताकतवर रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। सो द नेक्स्ट टाइम वी सी अ रैली वाइंडिंग थ्रू, अगली बार जब भी कभी आपको अपने शहर से, अपने लोकेलिटी से, अपने गांव से कोई रैली निकलती दिखे, कोई कैंपेन निकलता दिखे, तो आप उसके बारे में जरूर जानना कि ये कैंपेन क्यों है, किस बात से नाराजगी है, क्यों क्रिटिसिज्म हो रहा है गवर्नमेंट का, तो वो सब आप जानने की कोशिश करो। नीड टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको किस तरीके से रिजोल्व किया जा सकता है। इन माया की स्टोरी, जो माया की स्टोरी हमने पढ़ी थी साउथ अफ्रीकन गर्ल की, कॉन्फ्लिक्ट्स कैन ऑफन लीड टू वायलेंस। कई बार क्या होता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट जो है सरकार के और लोगों के बीच में, वो क्या पैदा कर देते हैं, झगड़े, वायलेंस और डेथ, और कई बार उससे डेथ तक की नौबत आ जाती है। जैसे जो हेक्टर पीटरसन थे, उनको क्या किया था, पुलिस ने गोली मार दी थी। बिकॉज वन ग्रुप डिसाइड दैट इट इज ऑल राइट टू यूज फोर्स टू प्रिवेंट द अदर ग्रुप फ्रॉम प्रोटेस्टिंग। एक ग्रुप क्या है, वो सोचता है कि दूसरे ग्रुप को प्रोटेस्ट से रोकने के लिए वो फोर्स का यूज भी कर सकता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट अकर, जो कॉन्फ्लिक्ट है एक दूसरे के बीच में, वो क्यों पैदा होते हैं, व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, रीजन और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के जब लोग हैं आपस में एक दूसरे से घुलते मिलते नहीं है, व्हेन समवन अमंग देम फील दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और जब कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनके खिलाफ भेदभाव हो रहा है, जैसे कि हमारे दलित समाज के लोग हैं, हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, अगर वो ऐसा महसूस करते हैं कि उनके खिलाफ अन्याय हो रहा है, उनके खिलाफ भेदभाव हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, हड़ताल करते हैं, स्ट्राइक्स करते हैं, कैंपेन ऑर्गेनाइज करते हैं, ये बताने के लिए कि ये चीज गलत है और सरकार उसके ऊपर एक्शन लेती है, अलग अलग एक्ट पास करती है, ताकि उनकी सुरक्षा मुहैया हो सके, उन्हें सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके। पीपल में यूज वायलेंट मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंसेस, और कई बार लोग क्या है कि हिंसक रूप धारण कर लेते हैं अपने जो डिफरेंसेस, अपने जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको सेटल करने के लिए। दिस लीड्स टू फियर एंड टेंशन अमंग अदर्स लिविंग इन द एरिया। ये क्या करता है, इससे फायदा कुछ नहीं होता, नुकसान क्या और हो जाता है कि लोगों में एक डर का माहौल, एक भय का माहौल पैदा करता है, जो अन्य लोग वहां पे रह रहे हैं। द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट, और गवर्नमेंट का ये भी दायित्व है, सरकार का ये भी दायित्व है कि वो
अगर दो किसी सेक्शंस के बीच, दो कम्युनिटी के बीच में अगर वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, चाहे वो किसी प्रकार से हो, रिलीजन से हो, रीजन से हो, जेंडर से हो, या फिर किसी कल्चर के बैकग्राउंड से हो, या इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से हो, गरीब अमीर में हो, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कराने का काम भी सरकार का है। Let's read about some of the conflict in our society and the role of government in resolving them. सरकार के उसमें रोल देखते हैं और हमारे समाज में कुछ कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं, पढ़ते हैं। रिलीजियस प्रोसेशंस एंड सेलिब्रेशंस कैन समटाइम लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। कई बार क्या होता है कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा रामनवमी के अवसर पर, कि रामनवमी के अवसर पर कुछ झगड़े उत्पन्न हुए, डिमोन्स्ट्रेशन हुए, और क्या होता था कि जो रिलीजियस प्रोसेशन था, कुछ जुलूस निकाले जा रहा है, धार्मिक जुलूस, कोई धार्मिक सेलिब्रेशन हो रहा है, तो दो धर्मों में कॉन्फ्लिक्ट होने के आसार उसमें बढ़ जाते हैं। तो क्या होना चाहिए कि दोनों धर्मों के जो बड़े गुरुज हैं उनको समझाना चाहिए सरकार को। पुलिस उसमें इंटरफेयर कर सकती है, उसमें प्रशासन इंटरफेयर कर सकता है, उस झगड़े को या उस झगड़े की संभावना को वहीं के वहीं रोक सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द रूट अ प्रोसेशन टेक्स मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। कई बार क्या होता है कि मुस्लिम धर्म का जलसा है, मुस्लिम धर्म का जुलूस है, वो हिंदू के मोहल्ले से निकल रहा है। इसका अपोजिट भी हो सकता है, हिंदुओं का जलसा है, वो मुस्लिम के मोहल्ले से निकल रहा है। तो वो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट राइज कर देते हैं। इस मामले में सरकार क्या करते हैं, पर्टिकुलरली पुलिस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। और वो क्या करती है, अलग अलग जो धर्मों के रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि हैं, उनको इकट्ठा करती है और उन्हें समझाती है क्या, कि जिससे एक अच्छा सोल्यूशन निकल पाए। At times there is a fear that violence may erupt with people throwing stones trying to disrupt procession, कि पत्थर फेंके जा सकते हैं, उस प्रोसेशन को, उस जलसे को रोका जा सकता है, डिस्टर्ब किया जा सकता है। पुलिस इज रेस्पॉन्सिबल। पुलिस का क्या दायित्व है, फॉर इंश्योरिंग दैट वायलेंस डज नॉट टेक प्लेस, कि ताकि हिंसा ना हो, ये पुलिस का दायित्व है। पुलिस भी तो सरकार का ही पार्ट है, प्रशासन का एक भाग है, पुलिस अभिनंग है, तो उसकी दायित्व होता है ताकि वो अलग अलग धर्मों को एक तरीके से उसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा पाए, और किसी का भी जलसा हो, किसी का भी जुलूस हो, उसको आसानी से निकलवा पाए, शांतिमय तरीके से निकलवा पाए, और उसमें कोई भी अहिंसा की जो घटना है वो ना घटे। रिवर्स टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स। कई बार क्या है, नदियां भी एक जो दो प्रांत हैं, जैसे कि आपने सुना हुआ कावेरी रिवर के बारे में। कावेरी रिवर अक्सर न्यूज में रहती है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर झगड़ा कर्नाटक और तमिलनाडु का, दोनों तरफ बांध है। कर्नाटक की अगर मैं बात करूं तो एक बांध है कृष्णा राजा सागर डैम, जो कि क्या करता है, बेंगलोर में ड्रिंकिंग वाटर की बात हो या फिर इरिगेशन की बात हो, तो कृष्णा राजा सागर जो डैम है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा ही एक डैम है तमिलनाडु में जिसका नाम है मैटूर डैम, और मैटूर डैम भी इसीलिए है। बट दिक्कत सबसे बड़ी क्या आती है यहाँ पे, कि दोनों ही स्टेट को डैम से वाटर, रिवर से वाटर चाहिए, बट तमिलनाडु जो कि डाउन स्ट्रीम पे है, तो तमिलनाडु को पानी नहीं मिल पाता क्योंकि कर्नाटक ज्यादातर पानी यूज कर लेता है। तो इस वजह से दोनों ही स्टेट में हमेशा ही झगड़ा बना रहता है कावेरी को लेके, और कईयों बार इस पे मीटिंग्स हो चुकी हैं, कमीशंस बैठ चुके, रिवर कमीशन, कावेरी रिवर कमीशन बैठ चुका है, उसके कॉन्फ्लिक्ट ना हो उस तरह की अरेंजमेंट हो चुके हैं। बट स्टिल वहां पे ऐसी कुछ सिचुएशन अराइज होती ही रहती है, क्योंकि कावेरी जो रिवर है वो रिवर दोनों ही स्टेट के लिए इतनी ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड हो, चाहे वो इरिगेशन से रिलेटेड हो। तो इस वजह से वहां पे झगड़े उत्पन्न होते हैं। तो एक झगड़े की स्थिति नदी के मामले में भी बनती है। इक्वेलिटी एंड जस्टिस की बात अब करेंगे, समानता और न्याय की। वन ऑफ द की आइडियाज ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इट्स कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। उसका कमिटमेंट है इक्वालिटी, समता और न्याय के लिए उसका एक कमिटमेंट है। इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल, वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। क्यों? द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नाउ बैंड। पहले क्या होता था, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस जो होती थी, छुआछूत की जो प्रैक्टिस होती थी, वो कानून के अनुसार अब बैन कर दी गई है। दिस ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाइड एजुकेशन। और जो अनटचेबल जिसको हम बोलते थे, पहले समझा जाता था समाज में, उनको एजुकेशन भी नहीं दी जाती थी, उनको उनका मनपसंद काम भी नहीं दिया जाता था। तो वो भेदभाव जो उनके साथ हो रहा था, वो अब कानून की नजर से, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या SC/ST एक्ट्स की बात करें, तो उसके अनुसार वो अब मनाही है उसकी, ऐसा होना नहीं चाहिए। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको जेल होगी, प्रॉपर उसका पनिशमेंट निर्धारित है। दिस ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाइड एजुकेशन। उनको एजुकेशन भी नहीं थी, ट्रांसपोर्ट भी नहीं था, मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं थी, और उनको मंदिर में भी नहीं जाने दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर, जिसके बारे में आपने पहले
चैप्टर में पढ़ा था, सेकंड चैप्टर में आपने उनके बारे में पढ़ा था, अम्बेडकर जी के बारे में। whom you have read about early in this book, many others like him, उनके जैसे ही बहुत सारे, realize that such practice must not continue, that justice can only be achieved when people are treated equally। और अंबेडकर जी जैसे कई लोगों का ऐसा मानना है, जिसमें गांधी भी एक हैं, कि किसी भी ग्रुप को या लोगों के समूह को तब तक हम न्याय नहीं दिला सकते जब तक हम लोगों को समान रूप से ट्रीट करना शुरू ना कर दें। और वो केवल कानूनी तौर पे नहीं, सरकार के रूप से नहीं, बल्कि व्यवहारिक तौर पे हमारे अंदर बदलाव आना चाहिए। पूरा देश है हमारा इंडिया, डेमोक्रेटिक सेटअप में, लोकतांत्रिक सेटअप में क्या होना चाहिए कि हर व्यक्ति को समान अधिकार है, अवसर की समानता है, तो उनको समान तरीके से उनका ट्रीटमेंट भी होना चाहिए, उनको समान तरीके से उनके साथ व्यवहार होना चाहिए, ताकि अनटचेबिलिटी जैसी सिचुएशन जो है, अपार्थाइड जैसी सिचुएशन जो है, वो अराइज ना हो, कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो, और एक दूसरे के प्रति जो प्यार की भावना है, सम्मान की भावना है, वो जगे, ताकि हर एक व्यक्ति के लिए न्याय सुनिश्चित किया जा सके। This government also recognize this and make special provision for groups within society that are unequal। जैसे कि आपने पढ़ेंगे कि जब हम राइट्स की बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स की बात, तो वहां पर राइट ऑफ इक्वालिटी की भी बात करेंगे। उस राइट टू इक्वालिटी में क्या कहा जाता है कि समता का अधिकार है, हर एक व्यक्ति को अवसर की समानता है, हर एक व्यक्ति को जो स्टेटस है उसके प्रति, उसके स्टेटस के तौर पे, उसके किसी भी बेस पे, रिलीजन हो, कास्ट हो, क्रीड हो, एथनिसिटी हो, सेक्स हो, उसके बेस पे हम उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस इन आवर सोसाइटी देयर इज ए जनरल टेंडेंसी, एक सामान्य विचारधारा, एक धारणा क्या है, टू वैल्यू एंड केयर फॉर बॉय चाइल्ड मोर देन गर्ल चाइल्ड। ये सामान्य धारणा है, लड़का लड़कियां भेदभाव, बट हमारी सरकार क्या करती है, उस भेदभाव को मिटाने के लिए क्या करती है, लड़कियों के लिए अलग से सुविधाएं देती है, स्कॉलरशिप देती है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। और साथ ही साथ आपने एक कैंपेन सुना होगा जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। तो ये जो कैंपेन था, ये क्यों था, ताकि हम जो जेंडर है, जेंडर स्पेसिफिक जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको कम करें, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, साथ ही साथ जो सेक्स रेशो है उसको भी हम बढ़ा सकें। तो इस तरीके के जो अरेंजमेंट्स हैं सोसाइटी में इक्वालिटी क्रिएट करने के लिए, जस्टिस को इंश्योर करने के लिए सरकार करती है। गरीब लोगों के लिए अन्न की व्यवस्था करना हो, जो हमारे डाउन ट्रोडन सोसाइटी है उसके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था करनी हो, जो हमारे एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की बात हो, तो उन सब में सरकार अपना इंटरफेयर करती है, ताकि देश में क्या हो सके, इक्वालिटी इंश्योर हो सके, इक्वालिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके और जस्टिस इंश्योर हो सके, उनको एक न्याय संगत तरीके से अपॉर्चुनिटी मिले, अवसर मिले और हर एक चीज में समानता उनको देखने को मिले, ना केवल कानूनी तौर पर बल्कि व्यवहारिक तौर पर। तो ये सब एलिमेंट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हमने पढ़े, उस सब से आप क्या सीखे वो आप सब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सब चीजों को अपने आसपास देखें, हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन है, हमारी लोकल गवर्नमेंट कहाँ से ऑपरेट होती है, कौन ऑपरेट करता है, प्रधान का नाम क्या है, चेयरमैन का नाम क्या है, अगर म्यूनसिपैलिटी है तो, स्टेट की बात करें तो चीफ मिनिस्टर, गवर्नर वगैरह, इन सब के बारे में देखें कि हमारा जो स्टेट लेवल का सेटअप है वो किस तरीके से ऑपरेट होता है, नेशनल लेवल का सेटअप किस तरीके से ऑपरेट होता है, हम किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप 18 साल के हैं तो वोट किस तरह डालते हैं, क्या समझ के डालते हैं, क्या आपके दिमाग में उस टाइम पे विचार रहते हैं वोट डालते टाइम। 18 साल के नहीं है तो अपने बड़े भाइयों बहनों से, अपने माता पिता से चर्चा कर सकते हैं इस बारे में। वोट डालना केवल एक अधिकार भर नहीं है, बल्कि ये आपका एक ड्यूटी भी है अपने देश के प्रति, अपने लोकतंत्र के प्रति। जैसे कि बताया गया था कि जिस देश के नागरिक जितने ज्यादा जागरूक रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, उतना ही उस देश का जो लोकतांत्रिक चरित्र है वो मजबूत होगा, और डेमोक्रेसी जितनी मजबूत होगी उतना ही हम इंश्योर कर पाएंगे इक्वालिटी को, उतनी ही इंश्योर कर पाएंगे जस्टिस को, उतना ही इंश्योर कर पाएंगे पीपल्स के पार्टिसिपेशन को। अगर डेमोक्रेसी कम होगी तो पार्टिसिपेशन कम होगा, और पार्टिसिपेशन ना केवल इलेक्शन के टाइम पे, अन्य जगह बात की, जैसे कि अगर आप सरकार के किसी काम से नाखुश हैं तो क्या करते हैं, वहां पे प्रोटेस्ट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी को। गवर्नमेंट क्या किस तरीके से इंश्योर करती है कि कोई झगड़ा हो, कॉन्फ्लिक्ट का इशू है, उसको सोल्व कराना,
चाहे वो रिवर से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वो रिलीजन से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, उन सबको रिजोल्व कराना। तो ये सब हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, हमने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, हमने मोनार्की और डेमोक्रेसी में डिफरेंस किया, और किस तरीके से इंडियन डेमोक्रेसी हमें जो राइट्स प्रोवाइड करती हैं उसको हम एक्सरसाइज किस तरीके से करते हैं, लोग पार्टिसिपेट किस तरीके से करते हैं, वो सब हमने पढ़ा। तो आज के चैप्टर में इतना ही। सेकंड यूनिट हमने आज कंप्लीट की अपनी गवर्नमेंट, जिसका नाम था सरकार, तो वो हमने कंप्लीट की। अगली यूनिट पे हम आगे बढ़ेंगे जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपकी कोई भी फीडबैक हो, आपकी कोई डाउट हो, वो सब आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आते रहिए, बताते रहिए कि किस तरीके से हम चेंज करें, कैसा पढ़ाएं, आपको क्या चाहिए, आपकी डिमांड क्या है, वो सब हमें बताएं। कमेंट बॉक्स में लगातार बताते रहिए। आपके रिस्पॉन्स हमें मिल रहे हैं और एक अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलता हुआ दिख रहा है, तो हम आगे भी इसको इम्प्रूव करेंगे। और ऑफलाइन क्लासेस के साथ हम शुरू कर चुके हैं, तो आप ऑफलाइन क्लासेस में भी आ सकते हैं, 1-to-1 डाउट भी ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जुड़े रहिए और वीडियो को एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।